देखने वाले हैं चरक का 6वां चैप्टर, जो कि है तस्यासीति अध्याय। ये स्वस्थ व्रत से संबंधित चैप्टर है। ये पूरा जो 5वां चैप्टर से लेकर 8वां चैप्टर है, पूरा इसमें स्वस्थ व्रत सद्व्रत का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। इससे पहले माता सीति अध्याय पढ़ा हमने, जिसमें हमने दिनचर्या पढ़ा था, और आज हम देखने वाले हैं तस्यासीति, जिसमें कि ऋतुचर्या का वर्णन है। तो ऋतु सात्म के लिए लिखा है ऋतु सात्म आहार अभ्यास, यानी कि हम जैसा ऋतु है उस ऋतु के अनुसार खाना खाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। तो बल वर्णस्य वर्धते, बल और वर्ण की वृद्धि होती है। फिर आए संवत्सर में 6 ऋतु या अथवा 2 अयन होते हैं। मतलब एक साल में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु होती है। 2 अयन होते हैं। 2 अयन जो होते हैं उनको अपन उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानते हैं। जो उत्तरायण होता है उसमें सूर्य का बल प्रबल होता है, आग्नेय गुण बढ़ता है, इसलिए इसको आग्नेय काल भी कहते हैं। सूर्य जो है हमें प्रकाश दान में देता है, अपन जानते ही हैं। इसी को आदान काल भी कहते हैं, इसी को आग्नेय काल भी कहते हैं, इसी को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण एक त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात वगैरह में जो 14 जनवरी होती है ना, 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति होता है ना, मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसमें सूर्य का बल प्रबल होता है। ठीक है, प्राणियों के बल में धीरे धीरे कमी आती जाती है, यानी कि पहले शिशिर में प्राणियों का बल सबसे अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, और फिर धीरे धीरे जो है वो बल कम होने लगता है। तो प्राणियों के बल में ह्रास होता है और वायु में रुक्षता बढ़ती जाती है, यानी शिशिर में ठंड रहती है, रुक्षता कम रहती है। जैसे जैसे हम 20 की ओर बढ़ते हैं रुक्षता बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरा जो काल होता है उसको सौम्य काल के नाम से भी जाना जाता है, या इसको सौम्य काल को ही अपन विसर्ग काल भी कहते हैं, इसी को हम दक्षिणायन भी कहते हैं। जैसे आग्नेय काल मतलब सूर्य से संबंधित है, वैसे इसमें सूर्य का बल बढ़ता है आग्नेय काल या आदान काल में या उत्तरायण में। वैसे ही जो है सौम्य काल चंद्र से संबंधित है, इसमें चंद्र बल प्रबल होता जाता है। प्राणियों के बल में धीरे धीरे वृद्धि होती है। पहले अल्प बल रहता है वर्षा में, है ना, फिर उसके बाद में मध्यम बल आता है, फिर हेमंत आते आते उत्तर बाद में श्रेष्ठ बल हो जाता है। तो प्राणियों के बल में वृद्धि होती है, वायु में स्निग्धता बढ़ती है, यानी धीरे 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 जो है वायु में नमी बढ़ती जाती है, ठंड धीरे 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 बढ़ती है, इसमें ठंड धीरे धीरे घटती है। ठीक है, जो रसों की उत्पत्ति की बात करते हैं, शिशिर ऋतु में तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, बसंत में कसाय रस की उत्पत्ति होती है, और ग्रीष्म में कटु रस की उत्पत्ति होती है। तो याद रखने का फंडा बनेगा, तिक्त का ले लेंगे अपन ती, है ना, कसाय का ले लेंगे का, ठीक है, और कटु का ले लेंगे तू, तो ये हो जाएगा तिरकटु, तिरकटु। ठीक है, फिर आएंगे वर्षा का ले लेंगे आ, शरद का ले लेंगे, शरद में लवण उत्पत्ति होगी तो उसका ले लेते हैं ला, है ना, और मधुर का मा, तो तिरकटु आलम करके फॉर्मूला हो जाता है, तिरकटु आलम, तिरकटु आलम करके फॉर्मूला हो जाता है, तिरकटु और आलम, अम्ल लवण और मधुर, आलम तिरकटु आलम करके फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके इनके रस याद रखने, कौन सी ऋतु में कौन सी रस की उत्पत्ति होती है। शिशिर में तिक्त रस की, बसंत में कसाय रस की, और ग्रीष्म में कटु रस की, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण, और हेमंत में मधुर रस की उत्पत्ति होती है। त्रिकटु आलम फॉर्मूला, इससे हम इसको याद करेंगे। फिर एक क्वेश्चन जो है वो जामनगर में 2007 में पूछा गया है ना, कि जो श्लोक है चरक, इस चरक सूत अध्याय 6 का 8वां श्लोक है, जामनगर 2007 का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है आधे अंते च दौर्बल्यम, यानी एक ऋतु के स्टार्ट में और दूसरी ऋतु के अंत में जो है बल जो है दुर्बल होता है। आधे आवंते च दौर्बल्यम, तो यहाँ पर आधे आवंते का मतलब क्या है, ये ग्रीष्म ऋतु के अंत में और वर्षा ऋतु के स्टार्ट में बल क्या होता है, अल्प बल होता है, यानी दौर्बल्य होता है। यहाँ पर बल क्या है, दौर्बल्य है। फिर लिखा है मध्य बलम, है ना, मध्य विसर्गादान निर्णायो, मध्य बलम, मध्य में मध्य बल रहता है। मध्य का मतलब होता है इन तीन में से जो बीच वाली ऋतु है ये, है ना, यहाँ पर है बसंत तो यहाँ पर है वर्षा। मध्य बलम यानी इन ऋतुओं में शरीर का बल क्या है, मध्यम रहता है। और फिर लिखा है तो अंते श्रेष्ठम अग्रे, है ना, तो अंते श्रेष्ठम अग्रे, एक ऋतु के अग्र में, यानी यहाँ पर शिशरे के लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया, अग्रे, एक ऋतु के स्टार्टिंग में, और दूसरे ऋतु के तो अंत में,
बल क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, उस उक्त श्लोक में अग्रे का क्या अर्थ है ना? तो अंत्य का मतलब है हेमंत, हेमंते। तो अंत्य का मतलब है हेमंते, अग्रे का मतलब है शिशिरे। ठीक, अग्रे का मतलब है शिशिरे और तो अंत्य का मतलब है हेमंते। अग्रे का मतलब है शिशिरे और तो अंत्य का मतलब है हेमंते। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं इनके जो हिंदी कैलेंडर होता है जो अपना, उसमें महीनों के नाम क्या होते हैं? तो शिशिर को बोला जाता है माघ फागुन। ठीक है, शिशिर को बोला जाता है माघ फागुन, है ना? आपको मालूम है कि माघ फागुन की बात हो रही है तो शिशिर में मतलब 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक का टाइम आएगा। 15 जनवरी से 15 मार्च तक का टाइम आएगा। तो ये टाइम में होली आती है, फागुन यानी होली खेली जाती है मार्च फरवरी के लास्ट में, मार्च के स्टार्टिंग में होली आती है। फागुन मतलब होली का टाइम। बसंत में चैत और बैसाख, है ना? बैसाखी का त्योहार अप्रैल में आता है। आपको मालूम है जब फसलें कटती हैं, फसलें कट के खेतों में पहुंचती है तो उसको उस समय बैसाखी मनाई जाती है। पंजाब में बहुत फेमस है ना? तो बसंत में आता है चैत बैसाख। ग्रीष्म में जेठ आषाढ़, है ना? जेठ की दोपहरिया जो है वो सबसे, जेठ की दोपहर जो है सबसे गर्मी वाला होता है। 9 तपा आता है जेठ में, है ना? 9 तपा आते हैं जेठ में। सबसे गर्मी मतलब उष्ण होता है जेठ का टाइम, गर्मी वाला टाइम होता है जेठ का। और आषाढ़ तो अभी चल ही रहा है, अभी आषाढ़ का लास्ट, अभी करंट में जो है, करंट में कौन सा लास्ट जो है आषाढ़ का लास्ट चल रहा है अभी जुलाई में। और अगले मंडे से सावन सोमवार चालू हो जाएंगे, है ना? अगले मंडे से सावन सोमवार चालू हो जाएंगे, है ना? वर्षा का मतलब सावन, आप जानते हैं वर्षा ऋतु में सावन और भादों आता है ना? बारिश का टाइम जुलाई के मिड से चालू होता है। जैसे अभी अगले सोमवार से सावन सोमवार चालू हो रहे हैं, है ना? जुलाई के मिड से चालू हो जाता है श्रावण भादों। फिर सितंबर अक्टूबर में जो है दिवाली आती है, आपको मालूम, दीपावली, है ना? कार्तिक अमावस्या, है ना? मालूम है आपको, अश्विन कार्तिक दिवाली वाला महीना है कार्तिक महीना। और हेमंत में आता है अघन या पौष भी कहते हैं। तो पूस की रात जो है, आपने सुना होगा, पूस की रात सबसे ठंड वाली रात होती है ना? पूस की रात सबसे ठंड वाली रात होती है। अगन महीना सबसे श्रेष्ठ महीना भी माना जाता है। हेमंत में अगन और पौष आते हैं। शिशिर में माघ फागुन, बसंत में चैत बैसाख, ग्रीष्म में जेठ आषाढ़, है ना? वर्षा में श्रावण भादो, शरद में अश्विन कार्तिक, हेमंत में अगन पौष आता है। ठीक है, इस प्रकार से इनके महीनों के नाम हमें याद करने। सुश्रुत में एक भिन्न तरीका बताया गया है, महीनों के नाम दूसरे दिए गए हैं। तो तप तपस, है ना? मधु माधव, तो याद रखने का तरीका तप तपस, यानी कि जैसे तप तपस के लिए लिखेंगे अपन तेरा, मधु माधव के लिए लिखेंगे मेरा, माँ से चालू होने वाला तेरा मेरा। सूची शक्कर के लिए लिखेंगे सच, तेरा मेरा सच, है ना? नव नवस के लिए लिखेंगे नया, तेरा मेरा सच नया। इससे ईर्ष के लिए लिखेंगे इसे, सास सास के लिए लिखेंगे सहो, तेरा मेरा सच नया इसे सहो। ऐसे करके हम इसको याद करेंगे, तेरा मेरा सच नया इसे सहो। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रखेंगे, तेरा मेरा सच नया इसे सहो। फिर आए सारंगर के अनुसार, बसंत में जो है कुंभ और मीन, है ना? और ग्रीष्म में मेष वृषभ। तो याद रखने का तरीका सारंगर का, गर्मी में जब गर्मी पड़ती है ना, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, तो वही जानवर सर्वाइव कर पाते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मेष का मतलब होता है बकरा या बकरी कह सकते हैं, बकरा। और वृषभ का मतलब होता है बैल। तो बकरे और बैल जो है किसानों के सबसे ट्रस्टेड जानवर है, ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। बकरा बैल गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं। रावट में ध्यान रखना कि मिथुन की आवाज क्या हो जाएगी, कर्कश। मिथुन की आवाज क्या है, कर्कश। तो वो बोलेगा क्या बात क्या बात क्या बात, है ना? अच्छे से नहीं बोल पाएगा। मिथुन में बात, रावट में बात का प्रकोप होता है। तो मिथुन की आवाज क्या हो जाती है, कर्कश, है ना? मिथुन की आवाज हो जाती है कर्कश। वर्षा में जो है शेर कन्या को बचाएगा, है ना? सिंह जो होगा, नर में जो सिंह हो गया वो कन्या को लेके गुफा में चला जाएगा, बचाएगा। हेमंत नहीं, शरद में आते, तो शरद में शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा में ऐसा माना जाता है कि
जो चंद्रमा की किरणों में अपन दूध में बनाई हुई खीर रखते हैं तो हम अमृत हो जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। तो खीर बनाने के लिए अपन को शक्कर चाहिए होगी, शक्कर वो तराजू में तोलने के लिए उठाएंगे, तराजू तोलने के लिए उठाएंगे तोला को, तो तराजू के नीचे क्या निकलेगा? बिच्छू। तोला वृश्चिक है ना, तराजू के नीचे क्या निकलेगा? बिच्छू। कई टाइम से किसी चीज को ना यूज किया हो तो उसमें जानवर मानवर है ना तो बैठ जाते हैं, है ना। तो शरद पूर्णिमा के दिन अपन खीर बनाने के लिए शक्कर तोलेंगे, उसके लिए तराजू उठाएंगे, तराजू में निकलेगा बिच्छू। हेमंत ऋतु में क्या होता है? जठराग्नि सबसे अच्छी होती है। नीचे पहला ही पॉइंट है, जठराग्नि तेज होती है हेमंत ऋतु में। जठराग्नि जो है श्रेष्ठ होती है। तो हम धनुष लेके किसको मारने जाएंगे? मगरमच्छ को। धनुष लेके मगरमच्छ को, मगरमच्छ कह देता हूं मैं, मगरमच्छ है ना, को मारेंगे। अब तालाब में अगर मगरमच्छ मर जाएगा तो उसके बाद में मछलियां जिंदा रह जाएंगी, मछलियों कोई खाएगा नहीं। तो बसंत ऋतु में घड़े में मछलियां शेष रह जाएंगी। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, मीन का मतलब होता है मछली। घड़े में मछलियां शेष रह जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके याद करना है अपन को। तो ग्रीस में वही जानवर सरवाइव करेंगे जो बलवान होंगे, मजबूत होंगे। तो ग्रीस में कौन सरवाइव करेगा? मेष, वृषभ, पकड़ाव, बैल। प्रावट में बात का प्रकोप होता है, मिथुन की आवाज हो जाएगी कर्कश। वर्षा में जो है से कन्या को बचाएगा, गुफा में ले जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन तराजू के नीचे क्या निकलेगा? बिच्छू। हेमंत में धनुष लेके किसको मारने जाएंगे? मगरमच्छ को। तो बसंत ऋतु में घड़े में क्या आएंगी? कुंभ यानी घड़ा, घड़े में क्या आएंगी? मीन यानी मछलियां। इस प्रकार से सारंगन ने जो राशि अनुसार महीनों के नाम बताए वो हमें याद करना है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये देखते हैं ऋतुचर्या का प्रारंभ कहाँ से किस आचार्य ने बताया है। तो चरक ने चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में, भागवत में पहली ऋतु जो आता है जिसका वर्णन आता है वो हेमंत रहती। ऋतु चर्या का वर्णन एक अलग चीज होती है, ऋतु वर्णन अलग होता है। ऋतुचर्या सभी लोग हेमंत बताते। नागार्जुन ने वर्षा बताया हुआ है, ऋग्वेद में बताई गई है शरद ऋतु। ठीक है, तो नागार्जुन के बाणों की वर्षा है ना, ऐसा करके अपन इसको याद कर सकते हैं। नागार्जुन के बाणों की वर्षा, नागार्जुन में अर्जुन है, तो नागार्जुन के बाणों की वर्षा। ठीक है, नागार्जुन के बाणों की वर्षा। और ऋग्वेद में, वेदों में हमारे प्राण आस्था भगवान बसते। भगवान का त्योहार आता है शरद ऋतु में, जिसको हम दिवाली के नाम से जानते हैं। जिस ऋतु में हमारे भगवान हमारे है ना लंका जीत कर वापस अयोध्या आए और हम उनकी प्रतीक्षा में दीपावली के दीप जलाएं, वो ऋतु सबसे अच्छी है। तो ऋग्वेद में सबसे पहला जिसका वर्णन है वो शरद ऋतु है। ठीक है, शरद ऋतु है। और नागार्जुन ने वर्षा ऋतु बताई। फिर आते हैं प्रावट। प्रावट जो है ग्रीष्म और वर्षा के मध्य की ऋतु होती है। जैसे अभी जो चल रहा है वो प्रावट ऋतु है। अभी ना तो अच्छे से बारिश, मतलब मानसून आया है, ना ही एकदम बारिश तो चालू हो गई, लेकिन ऐसा वो प्रावट ऋतु बोलते हैं इसको, है ना। सुश्रुत ने प्रावट ऋतु में ग्रीष्म एवं आषाढ़ महीना माना है। ठीक है, और वर्णन जो है चरक में भी है इसका, प्रावट का। प्रावट ऋतु प्रथम वर्षा काला लिखा है चरक विमान स्थान में। और यह ग्रीष्म वर्षा की ऋतु के मध्य की ऋतु मानी गई है प्रावट, जो गर्मी और वर्षा के बीच की होती है।
तो दो प्रकार की बारिश होती है, एक होती है चक्रवाती बारिश, एक होती है मानसून। तो पहले चक्रवात आता है फिर मानसून आता है। तो चक्रवाती बारिश वाला टाइम जो है प्रावट ऋतु है ना। ग्रीष्म वर्षा के मध्य की ऋतु होती है। बताओ श्रेष्ठ महीना कौन सा होता है? माघ शीष अथवा अगन। अगन भी कहते हैं, मतलब जो अपना नवंबर दिसंबर वाला टाइम है, ना तो ठंड ज्यादा होती है उस समय, ना ही गर्मी होती है। अगन महीना या माघ शीष महीना जब सबसे श्रेष्ठ महीना कहलाता है। प्रदोष रात्रि के आरंभिक काल जो होता है, स्टार्टिंग जो टाइम होता है वो प्रदोष कहलाता है। फिर आते हैं हंसोदक। चरक भागवत और काश्यप में हंसोदक का वर्णन किया गया। हंसोदक क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जो पानी गिरता है वो मटमैला होता है, पीने योग्य नहीं होता। धीरे धीरे बारिश का पानी जो होता है वो अपनी तली में गंदगी बैठ जाती है, ऊपर का जो पानी होता है वो सन की हीट के कारण ठीक होने लगता है। तो शरद ऋतु आते आते पानी पीने लायक हो जाता है, उसको हंसोदक कहते हैं। चरक भागवत काश्यप ने हंसोदक का वर्णन किया, सुश्रुत ने हंसोदक का वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत ने कहा हंसोदक मतलब क्या हुआ? प्योर वाटर है ना। हम लोग तो डिस्टिल वाटर यूज करते हैं हमारी ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, है ना। साफ पानी ही यूज होता है। हमें हंसोदक का कंसेप्ट मत सिखाओ, हम लोग तो हाइजीन का ध्यान रखते हैं, साफ पानी ही यूज करते हैं। हंसोदक का वर्णन जो है वो आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। दूसरा नाम हंसोदक को अंशोदक बोला है भाव प्रकाश। क्या नाम दिया? भाव प्रकाश ने अंशोदक नाम दिया। फिर ऋतु संधि। ऋतु संधि कुल जो है 14 दिन की होती है, भागवत ने बताई है। संधि की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक चीजों के मिलने को संधि कहते हैं। संधि में दो चीजों का मिलना जरूरी होता है, दो लोगों के बीच संधि होती है। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक लघु भागवत, एक वृद्ध भागवत। तो संधि इनके बीच हो सकती है। तो लघु और वृद्ध भागवत से आपको याद करना है कि ये ऋतु संधि भागवत ने बताई है। संधि दो चीजों को मिलने को कहते हैं। कुल 14 दिन बोला है इन्होंने। 14 दिन में गत ऋतु का अंतिम सप्ताह और नव ऋतु का प्रथम सप्ताह जो है वो ऋतु संधि कहलाता है। आमतौर पर अपन आम भाषा में बोलते हैं मौसम बदलना। जैसे अभी बारिश से पहले गर्मी वाला टाइम था, अपन पाइनएप्पल जूस पीते हैं, मैंगो जूस पीते हैं। लेकिन जैसे ही जो है बारिश स्टार्ट हो जाती है तो अपन जूस नहीं पीते, गला बैठ जाता है, फिर तो सर्दी होने लगती है। उसके स्थान पे हम लोग चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। तो पिछली ऋतु में जो पथ्य था अगली ऋतु में वही अपत्य हो जाता है। तो इसी को ऋतु संधि कहते हैं, इसी को मौसम बदलना कहते हैं। इसी में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है पथ्य का। तो गत ऋतु का अंतिम सप्ताह और नई ऋतु का प्रथम सप्ताह जो है ऋतु संधि कहलाता है। ऋतु संधि का वर्णन जो है या जो है भागवत ने किया है, और उसकी कुल अवधि जो है वो 14 दिन की होती है, 7 + 7 है ना। किस आचार्य ने बताया? तो लघु और वृद्ध भागवत की संधि ने बताया। फिर यम दृष्टा जो है का वर्णन सारंगर में है। इन्होंने कहा है कि कार्तिक महीने के अंतिम 8 दिन, कार्तिक यानी खत्म, अल्लाह है ना। कार्तिक माह के अंतिम और अगन महीने के आरंभ के 8 दिन, कार्तिक के खत्म होने वाले 8 दिन और अगन के आरंभ होने वाले 8 दिन जो है ये यम दृष्टा काल कहलाते हैं। इस टाइम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती, और ठंड पड़ने के कारण जिनके पास अच्छे जो है नाइट शेल्टर की ट्रेन बसेरा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो वो लोग है ना जिंदा नहीं बचते हैं। तो उस टाइम को यम दृष्टा काल बोला है। यम दृष्टा काल जो है टोटल 16 दिन का हो जाएगा, कार्तिक के अंतिम 8 दिन और अगन के प्रारंभ के 8 दिन। ठीक है। अगन यानी आरंभ और कार्तिक यानी खल्लास, खत्म होने वाले है ना। इसका उल्टा भी बना देते हैं कभी कभी एग्जाम में, कार्तिक के प्रारंभ के 8 दिन, अगन के अंतिम 8 दिन, और एक नन ऑप्शन बना देते हैं, तो गलत हो जाता है लोगों से। इसके बाद में आते हैं प्रथम ऋतु, डिटेल में आते हैं ऋतु की। तो हेमंत ऋतु जो होता है इसको तुषार काल भी कहते हैं। हेमंत यानी दिसंबर का टाइम है। दिसंबर के टाइम जो है गर्मी आपको मालूम है ना, सूरज जब तेज उगता है तो उसकी नमी के कारण ओस बनने लगती है ना। तो हेमंत ऋतु को तुषार काल भी कहते हैं, हेमागम भी कहते हैं, है ना। ऐसा मानते हैं कि दिसंबर का जो टाइम है उसमें जो हमारी हिमालय बर्फीली पहाड़ियों में स्नोफॉल चालू हो जाता है। शिशिर आगमे भी बोलते हैं। यहाँ सबसे कंफ्यूजिंग जो है वो शिशिर आगमे है। शिशिर आगमे जो है यानी ठंड का आना। शिशिर ऋतु का आना मतलब नहीं है शिशिर आगमे। शिशिर आगमे का मतलब है शिशिर यानी ठंड का आना। ठंड की स्टार्ट जो है हेमंत से होती है। शिशिर आगमे जो है हेमंत ऋतु का है। ठीक है। फिर आते हैं इसमें जठराग्नि और शरीर का बल उत्तम यानी श्रेष्ठ होता है। आहार के अभाव में अग्नि द्वारा रस को जला डालने से वात का प्रकोप होता है ना। यानी अपन खाना नहीं खाते तो खाना नहीं खाने से हमारी बॉडी में जो रस रहता है उसका
वो जलने लगता है, उससे वात का प्रकोप होता है। ये आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट 1 और 2 उस टाइम में पूछा जाता है। फिर दूसरी लाइन है कि औदक, अनूप, मांस, अति मेदस्वी पशु पक्षियों का मांस, विलेसय एवं प्रसय मांस जाति के पशु पक्षियों का मांस है ना, इनका सेवन करना चाहिए। तो जठराग्नि अच्छी है तो आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो मतलब कुछ भी। अरे भाई, आपको मालूम नहीं, ठंड में लोग लड्डू खाते हैं, गजक खाते हैं, गजक, गजक हैवी होती है, लोग गजक खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, मतलब खाने की तो रोक तो होती नहीं है। देखो अपने जो सनातन धर्म में जो है, जब अग्नि आपकी कम होती है तो व्रत आते हैं। अभी सावन में आपने पढ़ा ना कि शरीर का बल दौर्बल्य होता है, अग्नि कमजोर होती है, तो अभी आपके सावन सोमवार के व्रत आएंगे भूखे रखने के लिए अच्छा टाइम चल रहा है। पर दिसंबर जनवरी में कोई त्योहार नहीं आता है, लड्डू गजक खाने के लिए बोलते हैं। तो हैवी चीजें खा सकते हो आप, आलू मांस ले सकते हो, अति मेदस्वी पशु पक्षियों का मांस का सेवन कर सकते हो, विलेसय एवं प्रसय जाति के पशु पक्षियों का मांस खा सकते हो। तो मांस में भी जो गुरु वाला होता है, अनूप मांस गुरु होता है, पचने में देर लगती है, वो खा सकते हो। मदरा पी सकते हो, सीधु मधु अनुपान के रूप में लेना चाहिए, उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप, चूंकि वात का प्रकोप होता है, अभियान करना चाहिए। अभी जो है अगर आपने क्रीम वगैरह नहीं लगाते हैं ठंड के टाइम तो गाल फटने लगते हैं, अभियान करना चाहिए, उत्साधन लगाना चाहिए। मूर्ध तेल है ना, सिर पे मूला तेल कौन सी ऋतु में दिया जाता है, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। मूर्ध तेल का उपयोग करना चाहिए। जयंताक्षर कौन सी ऋतु में किया जाता है, वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना है। जयंता का हेमंत है ना, ये चिंता का चिता चिता, ये बहुत याद करना बहुत जरूरी है। हेमंत ऋतु में कौन सा श्वेत निर्देश है, जयंता। याद रखने का तरीका थोड़ा सा, जय हो। ग्वालियर साइड के हो तो जय जे है ना, जे है सर, जे बात है, इसके कारण हो रहा है, ये जे है। तो जैनताक में जैनताक श्वेत जो है हेमंत ऋतु में कराते हैं, ये हमें ध्यान रखना है अपन को, है ना। हेमंत ऋतु में जैनताक श्वेत कराते हैं। उष्ण गर्भ गृह में निवास करना चाहिए, गर्म घर में रहना चाहिए। मैथुन के लिए लिखा है, मैथुन सामर्थ्य रुचि के अनुसार है ना, कामिनी का उल्लंघन करें। पत्य चीजों में लिखा है कि पत्य में गौरस, इच्छु, विकार, बसा, तेल और नवोदन, ये पत्य होते हैं। गौरस, इच्छु, विकार यानी कि अब मिठाइयां, गाय है ना, दूध और गुड़ से क्या बनता है, मिठाई बनती है, यानी मिठाइयां खा सकते हो आप, गजक खा सकते हो, लड्डू खा सकते हो, क्योंकि जठराग्नि तीव्र रहती है ना। वो बसा तेल भी ले सकते हो, मतलब स्कूल में आपसे जो आपका त्योहारी सीजन होता है वो सारे फायदे आप ले सकते हो। अभी बसा तेल का यूज कर सकते हो, नवोदन ले सकते हो। अपत्य बताया, बातल और लघु आहार व्याहार, मतलब ठंड के टाइम में टिफिन में भी रोटियां बढ़वा लेते हैं, 6 देते हो तो 8 दे देना। ठंड के टाइम में खाली पेट यानी भूखा नहीं रहा जाता। तो बातल लघु आहार विहार अपत्य होता है। प्रावात, प्रावात यानी तीव्र वायु होती है, जिससे बचने के लिए अपन टोपा मफलर पहनते हैं। रुक्षता, विवरणता, स्तब्धता उत्पन्न करने वाली प्रावात जो है उससे दूर रहना चाहिए। आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रावात का, तीव्र वायु होती है। अपनी संस्कृति में है ना, पगड़ी पहनने का रूल है, क्योंकि अपन तेज वायु से बचें। फिर अपने टोपा है ना, सर्दियों में टोपा आ जाते हैं, मफलर, अरविंद केजरीवाल बनने लगते हैं लोग। मफलर लगाने का नियम है, क्योंकि अपने कानों में हवा लगती है ठंड में, उससे बचने के लिए बोला है कि उससे दूर रहना चाहिए। प्रमित आहार, नपातुला, जितनी भूख लगे उतना खाना खाना चाहिए। उन्मंथ, उद्मंथ, उद्मन यानी सत्तू, सत्तू जो है लाइट आइटम होता है, तो सत्तू गर्मी की चीज होती है, ठंड की चीज नहीं होती। ठंड में सत्तू नहीं खाया जाता, ठंड में तो गजक खाई जाती है ना। उन्मंथ मना होता है हेमाग में, हेमाग में किसका पर्याय है, हेमंत का। ये श्लोक भी है, वर्जेत अन्नपानानि बादलानि लघूनि च, वर्जेत अन्नपानानि बादलानि लघूनि च, प्रावात प्रमिताहार उदमंत हिमाग में। प्रावात यानी तेज वायु से बचना चाहिए, और नपातुला खाना नहीं खाना चाहिए, सत्तू जो उन्मंत है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। वर्जेत से चालू होता है श्लोक इसका। जैसे हेमंत शब्द है, हेमंत सबसे मुझे तुरंत दिमाग में एक शब्द घूमता है, वो है हिमालय। हिमालय में हमेशा ठंड रहती है। हिमालय पे कोई आक्रमण कर दे, कोई अटैक करे पाकिस्तान या कोई, तो हमें वो वर्जित है ना, वर्जित, हिमालय में प्रवेश जो है वो वर्जित है, किसी को घुसने नहीं देते हम। वर्जित से चालू होता है इसका श्लोक, इसका श्लोक वर्जित से चालू होता है। ठीक,
गत ऋतु यानी जाने वाली ऋतु। गत ऋतु का मतलब होता है जो ऋतु जा रही हो, गुजरने वाली ऋतु, गुजरने वाली, गुजरने वाले, ठीक है, गुजरने वाली ऋतु को बोलते हैं गत ऋतु। व्हाट्सएप पे तो तब डालते हैं जब कोई अनयूजुअल चीज होने वाली हो, कि 8 बजे की क्लास है और 8:30 बजे होने वाली हो। नॉर्मल है तो वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए थोड़ी ना डेली मैसेज चलेगा कि अब क्लास चालू हो रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, शिशिर ऋतु में आते हैं। शिशिर ऋतु में कहा हेमंते शिशिरे तुल्लई शिशिरे अल्प विशेषणम, है ना। हेमंत शिशिरे तुल्य शिशिरे अल्प विशेषणम, यानी हेमंत और शिशिर ऋतु दोनों समान होती हैं, है ना, दोनों में एक जैसे ही हमारी रूटीन रहता है, दोनों ही ठंड के पीरियड है। दिसंबर में जैसी ठंड पड़ती है, जनवरी में वैसी रहती है। ठंड में लिखा है निवात, शिशिर में जो लिखा है निवात उष्णंतु अधिकम शिशिरे गर्म आश्रित। शिशिर ऋतु में शीतलता बढ़ जाती है, और निवात स्थान में, निवात यानी बिल्कुल जहाँ वायु ना प्रवेश कर सके। ठंड के समय अगर अपन कभी बस का सफर करते हैं तो बस में अगर किसी ने खिड़की खोल ली, ठंड पड़ती है, जनवरी में वैसी रहती है। ठंड में लिखा है निवात, शिशिर में जो लिखा है निवात उष्णंतु अधिकम शिशिरे गर्म आश्रित। शिशिर ऋतु में शीतलता बढ़ जाती है, और निवात स्थान में, निवात यानी बिल्कुल जहाँ वायु ना प्रवेश कर सके। ठंड के समय अगर अपन कभी बस का सफर करते हैं तो बस में अगर किसी ने खिड़की खोल ली तो पूरे बस वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। बंद करो भाई, ट्रेन में किसी ने खिड़की खोल ली, रात को इतनी ठंडी हवा आती है तो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं ठंड में। ठंड में अपन पूरा रूम पैक करके खिड़की दरवाजे बंद करके सोते हैं। तो निवात में और उष्ण ग्रह में रहना चाहिए। इसके अलावा लिखा है कटुतिक कसायानी बात लानी लघुनी चा। शिशिर ऋतु में जब आपकी जठराग्नि अच्छी है तो आपको बात वर्धक रसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात प्रकोपक रस और बात प्रकोपक खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। कटुतिक कसाय बात लानी लघुनी चा वर्जित अन्नपानानी। तो पूरा जो श्लोक चेंज हो गया है, वही चीज जो हेमंत में लिखी थी वर्जित अन्नपानानी बात लानी लघुनी, उसी के स्थान पे आ गया है यहाँ पर बात लानी लघुनी चा वर्जित अन्नपानी। ये देखो, है ना, यहाँ लिखा था वर्जित अन्नपानानी वातलानी लघुनी चा, यहाँ लिखा है वातलानी लघुनी चा वर्जित अन्नपानानी। रिवर्स, जैसे अपन सिक्का उछाल देते ना, हेड एंड टेल कर लेते हैं, वैसे यहाँ थोड़ा रिवर्स हो गया लाइन, ठीक है। वहां वर्जित से चालू होती है हेमंत में, यहाँ वातल, जैसे शिशिर एंड ठंड की बात होती है। हमारे यहाँ गाँव के लोग होते हैं ना, वो फोन करेंगे तो पूछे हमारे और भैया ठंड कैसी पड़ रही है। तो शिशिर की बात होती है, बात लाने से शिशिर चालू होता है, और हेमंत वाला वर्जित से चालू होता है। शिशिर की बात की जाती है, भैया कितनी ठंड पड़ रही है अपन के यहाँ। अरे भैया हमारे यहाँ तो कश्मीर बना हुआ है, इतनी ठंड पड़ रही है। तो वात से चालू होती है शिशिर की लाइन, और हेमंत की लाइन जो है वर्जित अन्नपानी वातलानी लघुनी से स्टार्ट होती है। कटु तिक्त कसाय रस जो है इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बात प्रयोग रसों का प्रयोग शिशिर में नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को जो है कुसुमाग में, कुसुम कहते हैं फूलों को, तो फूल खिलते हैं, है ना। बसंत ऋतुओं की खासियत होती है फूलों का खिलना, फूल खिलते हैं। काय अग्नि बाधक ऋतु भी कहते हैं, कायस्य अग्नि बाधते रोगश प्राकृते बहून। तो कौन सी ऋतु जो है काय अग्नि बाधक ऋतु होती है। काय अग्नि बाधक, काय जो अग्नि को मंद करने वाला क्या होता है, कफ। इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। जो हमारी अग्नि है, अग्नि जब प्रभावित होती है कफ से प्रभावित होती है तो मंदाग्नि हो जाती है ना। मंदाग्नि तो काय अग्नि को बाधक करने वाली ऋतु है ये, बसंत ऋतु। कफ का प्रकोप होता है, इसलिए वमन कराना चाहिए, मधु का सेवन कराना चाहिए। फिर इसमें जो जिन जीवों का मांस सेवन करने के लिए बोला उसमें ससक, सारब, ससक, एण, लावक, कपिन जल का मांस का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर सारब, ससक, एण हम दूसरी का भी पढ़ेंगे। यहाँ लावक है, लावक। कपिन जल है ना, कप को जल भी कहते हैं, है ना। कप जो है जल से बना होता है, इसलिए उसको श्लेष्मा कहते हैं। कपिन जल है यहाँ। क्योंकि इसी से मिलती जुलती लाइन जो है शरद में पढ़ेंगे।
शरद में देखो क्या लिखा हुआ है, लावा, लावा की जगह लावा लिखा हुआ है। कपिन जल की जगह जलान लिखा हुआ है। तो शरद में दिवाली है तो अपन क्या करेंगे, लावा का फोन खरीदेंगे। देसी फोन, लावा फोन का ऐड आता था, गिफ्ट कर देगा भाई शरद ऋतु में कोई लावा फोन। और यहाँ पर अपन जो है रावण को जलाते हैं, इसमें जला आता है, कपिन जलान, रावण को जलाना है हमको, यहाँ पर जलान आता है, वहां जल आता है। बाकी एंड और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दुम्बा भेड़ आती है ना। भेड़ से हमें क्या मिलता है, ऊन। उरब यानी इसमें दुम्बा भेड़ आती है। भेड़ से क्या मिलता है, भेड़ से हमें क्या मिलता है, ठंड के लिए ऊन। ऐसा करके ध्यान रखो, उरब दुम्बा भेड़ जो है। बाकी सरब सशक्त एंड जो है ये कॉमन है, ये कॉमन है। एंड सरब सशक्त ये दोनों जगह बताए गए हैं, शरद में भी बताए हैं और ये यहाँ बसंत में भी बताए हैं, है ना। लावक और कपिन, लावा लावक और कपिन जल जलान, ये दोनों में अंतर। तेरा और चंदन अगरू का लेप लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बसंत में इसका लेप लगाना चाहिए, चंदन और अगरू का लेप लगाने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन भी जामनगर 2013 में आ चुका है ना। किसका लेप लगाते हैं, चंदन और अगरू का। इसके अलावा व्यायाम करना चाहिए, है ना, उद्धर्तन करना चाहिए, धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। व्यायाम करने से कफ का नाश होता है, उद्धर्तन करने से मेद और कफ का नाश होता है, धूमपान करने से कफ दूर होता है, कवल करें, मुख रोगों में कफ का आश्रय होता है, कवल करने से कफ दूर होता है, अंजन करने से जो है अंजन क्रिया श्लेष दोषहर होती है। तो कुल मिला के वो सारे प्रोसेस बताए गए हैं जो कि कफ को दूर करते हैं। व्यायाम है, उद्धर्तन है, धूम है, कवल करें, अंजन, इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यह गोधूम का भोजन करना चाहिए, मिक्स आटा जिसको कहते हैं, क्योंकि ना कभी ठंडी पड़ रही ना गर्मी पड़ रही, बीच की ऋतु चल रही, तो आप भी आटा मिक्स कर लो, है ना। बीच की ऋतु में आटा मिक्स कर लो, मिक्स आटा खाओ आप। यह गोधूम भोजन बोला है यहाँ पर, है ना। मिक्स आटा एवं निर्गत सीधु एवं माध्यम मदरा का पान करना चाहिए। अष्टांग हृदय ने अलग से लिखा है कि श्रृंग वीरांबु, सारांबु, मधवांबु, जलदांबु, है ना, इनका पान करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑल इंडिया पीजीटी में भी पूछा गया है। तो बसंत में कफ का प्रकोप होता है, जब हमें कफ कफ फील होता है तो अपन अदरक वाली चाय पीते हैं थोड़ा कफ से बचने के लिए। तो अदरक यानी श्रृंगवीर, अदरक को बोलते हैं। श्रृंगवीर का जल, सार, विजय सार को बोलते हैं, विजय सार का जल, मधुबाम्बू, मधुगाम्बू, और जलद कहते हैं नागर मोथा को। नागर मोथा यानी मुस्तक को बोलते हैं जलद, उसके अम्बू का प्रयोग करना चाहिए। मोथा घास होती है, जलद मतलब मुस्तक है, नागर मोथा है। ठीक है, तो श्रृंगवीर अम्बू, सारांबू, मधुअम्बू, जलद अम्बू जो है वो अष्टांग हृदय ने बसंत ऋतु में बताया। संगवेद ने अदरक विशेष रूप से अपन चाय में डालते हैं ठंड में, बसंत ऋतु में। इसके अलावा निगत सीधु और माधविक मदरा का पान करना चाहिए। मैथुन में लिखा है बसंते अनु बस अभेद स्त्रीणाम कान का नाम च यवनम, मैथुन करने का निर्देश है। अपत्य में लिखा है गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्नम च वर्जित, कफ को बढ़ाने वाली रस और कफ वर्धक चीजें जो है ना, कफ वर्धक चीजें जो है वो मना है यहाँ पर। तो रस की उत्पत्ति होती है, जिन रसों की उत्पत्ति होती है उनके विपरीत रसों का सेवन किया जाता है। जो रस जिस ऋतु में उत्पन्न होता है उसके विपरीत रस ही सेवन किया जाता है। सम से वर्धन होता है, विषम से शांति होती है। बोलने से याद नहीं होता है।
विजय सार का जल है जो है, मधु यानी मधु। है ना, जलद को नागर मोथा भी, मुस्तक भी कहते हैं, नागर मोथा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में लिखा है कि स्वादु शीतम द्रव्यम स्निग्धम पानम सदा हितम। ऐसी चीजें खाना चाहिए जो स्वादु यानी मीठी हो, शीत हो, और द्रव्य यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो। तो जो स्वादु है, शीत है, द्रव्य है, ऐसी चीजें क्या होती हैं? जूस। जूस पियो, पाइनएप्पल का, मैंगो शेक पियो। गर्मियों में ये चीजें लेना चाहिए, जूस वगैरह। गर्तम पया साल अन्न भजनम, घी दूध के साथ साली चावल की डिश बता दो। कुल मिला के खीर, उसको अपन खीर कहते हैं, वो खाना चाहिए, लेना चाहिए। फिर आओ जांगल मृग पक्षिणा मांस। जांगल मृग पक्षियों का मांस लेना चाहिए, मतलब वो मांस जिनका मांस जो है पचने में लघु होता है, क्योंकि अग्नि अभी दुर्बल होती है बस ग्रीस में, तो जिनका मांस लघु होता है उनका सेवन करना चाहिए। यहाँ पर जांगल शब्द तो कॉमन है, वर्षा में भी है ना। जांगल मृग पक्षी, पक्षी शब्द है यहाँ पे। जबकि अगर हम वर्षा में देखें तो वर्षा में पुराना जांगल मांस भोज्या है, भोज्या ही उसे संस्कृत है। ठीक है, इसके अलावा शीत शर्करा मंद, शर्करा युक्त शीतल सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। तो जो सत्तू है वो उस जमाने का, मतलब आयुर्वेद के जमाने से लेके जब से सत्तू जो है वो फास्ट फूड है। जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो किचन में जाने की इच्छा नहीं होती खाना बनाने की, तो रेडीमेड खाना है उस जमाने का। सत्तू घोलो, चने का सत्तू घोलो, उसमें शक्कर मिलाओ, खा लो। आज के कुछ नहीं बनना, सत्तू खाओ। तो सत्तू मतलब किचन से छुट्टी मिल जाती थी। तो शर्करा युक्त मंत्र जो है शीतल जल में घोल के बनाया हुआ शर्करा युक्त मंत्र जो है वो गर्मियों में ले सकते हैं। लेकिन हेमंत में मना था। हेमंत में है ना, हल्की, ये ऐसी हल्की चीजें नहीं खाते हैं, हल्की चीजें नहीं खाते हैं हेमंत में। हेमंत में मना था, लेकिन यहाँ पर अलाउ है। शीत शर्करा युक्त मंत्र लेना चाहिए। मैथुन का निषेध है, प्राणियों का बल जो है अल्प रहता है, इसलिए मैथुन का निषेध है। ग्रीष्म काले निवेशेद मैथुन आदि रत्तो, मैथुन नहीं करना चाहिए। फिर अपत्य में लिखा है मध्यम अल्पम ना वा पेयम सुबहुदकम। मध्य नहीं पीना चाहिए, है ना। मध्य, एक तो मध्य पिए ही नहीं, पीना भी है तो मध्य में खूब पानी मिलाएं, पानी मिला के पीना चाहिए ना। पेयम वा सुबहुदकम। और गर्मियों में लवण अम्ल कटुकानी व्यायाम चा वर्जित, पित्तवर्धक रस जो है मना है ना। तो कटु तिक्त कसाय रस कब मनाते? शिशिर में। और बसंत में कफ वर्धक जो गुरु अम्ल मधुर चीजें होती थी, मधुर अम्ल चीजें होती थी, वो मनाती। मधुर अम्ल कफ वर्धक होते हैं रस, है ना। यहाँ अम्ल और मधुर मना था, यहाँ लवण अम्ल कटु चीजें मना है। व्यायाम चाह वर्जित, व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राणियों का बल जो है वो कम होता है ना। प्राणियों का बल कम होता है, इसलिए व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं वर्षा। वर्षा ऋतु को सर्वदोष प्रकोप ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि भैया वर्षा ऋतु में जो मेन सोर्स है पानी का वो दूषित रहता है। पानी जो है वो उपलब्ध होता नहीं है, कुएं के अलावा और दूसरा पानी पी नहीं सकते हैं, है ना। तो वर्षा ऋतु में त्रिदोष अग्नि दीपक अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। आदाने दुर्बले देहा पक्ति भवती दुर्बला। आदान काल चालू जब होता है, वर्षा ऋतु से आदान काल चालू होता है, उसमें पक्ति भवती दुर्बला, आपकी पक्ता यानी अग्नि जो है वो दुर्बल हो जाता है। जब आपका अग्नि दुर्बल होगी तभी आप व्रत रख सकते हो, तभी आप उपवास रख सकते हो। अग्नि दुर्बल होती तब, है ना। व्रत उपवास तभी, अगर आपकी अग्नि दुर्बल होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो आप व्रत उपवास रख लोगे। इसलिए वर्षा ऋतु में आपका सावन सोमवार आते हैं, अग्नि कम रहती तो आप व्रत कर लेते हो। इससे पहले रोजे वगैरह भी लोग रखते हैं, है ना। तो ये टाइम जो है वो आप अग्नि कम रहती तो आप भूखे रह सकते हो, है ना। अनिल आदि नाम दूषण है, यानी सभी दोषों का प्रकोप होता है। फिर प्राघर्षणम उद्धर्तन, स्नान करके मंद गंधमाला आदि को धारण करना चाहिए। अच्छे से अपने शरीर को घिसना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए, उसके बाद गंधमाला धारण करना चाहिए।
पुराना जांगल मांस भोज्या, यूज ही संस्कृति, यूज के साथ लेना चाहिए जांगल मांस और यूज, है ना। एक होती दाल बाटी, एक होती दाल, है ना, दाल बाटी मुर्गा, है ना। जांगल मांस प्लस यूज यानी दाल को साथ में खाना चाहिए। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने लिखा है मस्तु सोबरचल आड़िया व पंचकोल व चूर्णितम। मस्तु सोबरचल लवण और अथवा पंचकोल से साधित जो है आहार का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अग्नि कम है तो अग्नि बढ़ाने के हिसाब से पंचकोल बहुत अच्छा होता है ना। तो पंचकोल का प्रयोग बताया, जैसे शुंठी का प्रयोग वो बसंत में बताया था, यहाँ पे पंचकोल बताया। 5वीं ऋतु में पंचकोल, है ना। 5th नंबर की ऋतु है वर्षा, है ना। 5th नंबर की ऋतु में पंचकोल बताया। तेरा अपत्य में लिखा उदमंत जो है उसका मना है, ठीक है। दिवस अवश्याय नदी जलम, व्यायाम आत्वम च व्यवाय च वर्जित, यानी कि व्यायाम नहीं करना चाहिए वर्षा में जब शरीर का बल कम जो रहता है। आतव और व्यवाय यानी में तो नहीं करना चाहिए। सेवन में लिखा है मधु मिला हुआ माधविक अरिष्ट लेना चाहिए। महेंद्र जल कॉप, है ना, कुएं का पानी पीना चाहिए बारिश में, है ना। भाव प्रकाश के नाम से क्वेश्चन आया भी था। और पान भोजन और संस्कार के रूप में मधु का प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन एआईपीजीटी में आया था अभी। पान भोजन संस्कार के रूप में मधु का प्रयोग किस ऋतु में बताया गया है? मधु जो है वो वर्षा ऋतु में बताया गया। वर्षा ऋतु में पानी जो है वो अनहेल्दी रहता है, मतलब मटमैला होता है, गंदा होता है। तो मधु एक प्रकार का एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है आपके शरीर में, कुछ भी होने पर एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। तो वर्षा ऋतु में खाने पीने की सभी चीजें बनाते समय इसमें मधु अवश्य मिलाकर देना चाहिए। पान भोजन संस्कार प्राय 14 पान भोजन और संस्कार के रूप में 14 यानी मधु का प्रयोग सभी ऋतुओं से, है ना। पान के रूप में, भोजन के रूप में, संस्कार के रूप में मधु का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आया, मधु का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चन था पान के रूप में करना चाहिए, है ना, भोजन में मिला के करना चाहिए, है ना, संस्कार के रूप में करना चाहिए। पान भोजन संस्कार ऑल करके भी क्वेश्चन आया है। मधु का प्रयोग तीनों रूपों में बताया, पान भोजन संस्कार। फिर आते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु को घना घना आते या धरा धाया अत्ते भी कहते हैं, है ना। घने घने बादल छाए रहते हैं शरद ऋतु में, इसलिए घना आते कहते हैं। इसलिए जल की धारा उनमें रहती, बादलों में धारा धारा धाराते भी बोलते हैं। पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में, इसलिए पित्त शामक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। पित्त शामक जो है सर्पी पान यानी घृत पान कराना चाहिए। पित्त के लिए विरेचन कराना चाहिए। विरेचन पित्त का आश्रय रक्त में रहता है, इसलिए रक्त मोक्षण भी कराना चाहिए। पित्त सर्पी पान, रक्त मोक्षण और जो है विरेचन, ये मेन होते हैं पित्त की चिकित्सा में। लावा, लावा का फोन आप गिफ्ट में मिलेगा क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है। लावा यहाँ पर है, लावक था जो है बसंत में, दीपावली पे गिफ्ट मिलते हैं, आप जानते होते हैं। आपने लावा फोन ले लिया, लावा का फोन गिफ्ट कर दिया सस्ता सुंदर। लावा यहाँ पर है, वो लावक, लावक जो था वो बसंत में था। इसी प्रकार से यहाँ कपिन जलान लिखा है, जैसे रावण के पुतले जलाते ना अपन, दशहरा आता है तब, है ना। जलान लिखा हुआ है यहाँ पे, और जलम लिखा था, कपिन जल लिखा था बसंत में, है ना। जलान यानी गौरैया का। उम्बा ओरब यानी दुम्बा भेड़, भेड़ से ऊन मिलता है, ऊन की जरूरत पड़ती है उनको शरद में स्वेटर पहनने के लिए, है ना। इसके अलावा उरब सस, है ना, ये तो अपन वहां भी पढ़े पहले। आहार में लिखा है कि यव गोधूम भोजन, जैसे अपन ने वहां बसंत में लिखा था यव गोधूम भोजन करना चाहिए, यहाँ पर भी वही मिक्स आटा वाला यव गोधूम भोजन बताया है ना। यव गोधूम भोजन लेना चाहिए। सेवना त्याऊ घनाते, है ना, जिसका पर्याय घनाते भी होता है शरद का। बिहार में कहा है सारदानी चा माल्यानी बसांसी बिमलानी चा शरद काले प्रशंसन्ते प्रदोषे च इंदु रश्मिया। शरद ऋतु में माला, है ना, सुगंधित फूलों की माला पहनना चाहिए। इंदु रश्मि का मतलब होता है चंद्रमा की किरणें। चंद्रमा की किरणों में जो है वो खीर बनाने को बोलते हैं ना शरद पूर्णिमा के दिन, है ना। तो चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हंसोदक का निर्माण कौन सी ऋतु में कंप्लीट हो जाता है? तो शरद ऋतु में हंसोदक का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। आचार्य चरक कहते हैं दिवा सूर्यांशु संतृप्ता निशि चंद्रासु शीतलम, दिन में सूर्य की गर्मी के कारण उष्ण हो जाने से, है ना, और रात में चंद्रमा के कारण जो है शीतल हो जाने से। कालीन पक्वम, टाइम आने पर पक हो जाने पर निर्दोष कृत अगस्त ऋतु, अगस्ती धारा जब उदित हो जाता है तो शरद ऋतु का जो जल है वो पान भोजन अभियंग रूप में अमृत के समान लाभकारी होता है। तो शरद ऋतु में जो जल बचता है उसको जो है हंसोदक बोला है, और पान स्नान अभियंग के रूप में प्रयोग करने पर अमृत के समान गुणकारी होता है।
फिर आते हैं शरद ऋतु में क्या चीजें आपत्त रहती हैं, आतप सेवन यानी धूप करनी, धूप से बचना चाहिए, है ना। बसा तेल जो है जैसे हेमंत में ले सकते थे, लेकिन बसा तेल जो है यहाँ मना है, बसा तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अवश्य यानी वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा औतक और अनु प्राणियों का मांस जो है वो मना है। इसके अलावा शरद ऋतु में छार भी मना किया, दही भी मना किया, दिवा स्वप्न भी मना किया है ना। छार, दही, दिवा स्वप्न मना है। तो दिवा स्वप्न जो है वेरी बैड स्लीप होती है। यानी वेरी बैड को अपन कैसे करेंगे, वर्षा, है ना, वर्षा, बसंत और शरद में मना है। दिवा स्वप्न वर्षा, बसंत और शरद में मना है ना। इसके अलावा प्रागभात जो ठंडी हवा होती है उससे बचना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा छार का निषेध है। छार का सेवन जो है वो, छार थोड़ा उष्ण प्रकृति का होता है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए छार का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। तो छार, दही, दिवा स्वप्न, प्रागभात इससे बचना चाहिए। फिर इसी चैप्टर में वो साधन के बारे में लिखा है, सात्म उचित अभ्यास करने के कारण जो चीज आपको, है ना, जो बेकार चीज भी आपके लिए अच्छी हो जाती है उसको सात्म कहते हैं। जैसे मिर्ची बड़ा कोई खाएगा तो उसको एसिडिटी हो सकती है, और राजस्थान के लोग नाश्ते में मिर्ची बड़ा खाते हैं तो उनको आदत हो जाती है। ठीक है। शक्कर वाला पोहा कोई और खाएगा तो फेंक देगा, लेकिन इंदौर में लोग पोहे में भी शक्कर डालते हैं। वो साथ में जो धीरे धीरे आपके लिए यूजफुल हो जाता है। साथ में के 4 प्रकार बताएं आचार्य चरक ने। एक ऋतु साथ में होता है, एक ओक साथ में होता है, एक देश साथ में होता है, एक रोग साथ में होता है। तो 4 प्रकार के साथ में जो है चरक ने बताया। गंगाधर राय ने लिखा है साथ में के बारे में, अभ्यास साथ, ओक साथ में को अभ्यास साथ में बोला है गंगाधर राय ने। जो अभ्यास करने बार बार अभ्यास करने के कारण आपको यूज टू हो जाता है, उसको अभ्यास साथ में कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, ऋतुचर्या से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चरक संहिता में भी पढ़ते हैं और स्वसूरत में भी इसी को पढ़ते हैं जो चरक में पढ़ते हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु में उन्मंत नहीं है। उन्मंत जो है ग्रीष्म ऋतु में है। सत्तू जो है वो फास्ट फूड होता है। उन्मंत यानी सत्तू जो है एक प्रकार का फास्ट फूड है, तो गर्मी में खाया जाता है, हेमंत में मना रहता है। एक क्वेश्चन आया भी कि उन्मंत का सेवन कब करना चाहिए, है ना। उन्मंत मतलब आज के जमाने का सत्तू है। तो ग्रीष्म ऋतु में फास्ट फूड है, मतलब गर्मी में आपको ना किचन में जाना, बन जाना, बिना किचन में जाए खाना बन जाए, तो ग्रीष्म ऋतु में लेते हैं। हेमंत में जठराग्नि तेज होती है, तो हेमंत में बात वर्धक चीजें नहीं खाते हैं। हेमंत ऋतु में उन्मंत जो है मना होता है। तो नोटिफिकेशन टेक्निकल चीजें हैं, कोई एसएमएस तो है नहीं यार कि वो आएगा, है ना। ये तो क्या होता है कि जैसे अपन क्लास चालू करते हैं तो, है ना, एक नोटिस जैसा जाता है सभी को, जितने लोग उसको नोट कर लेते हैं तो दिख जाता है। कई बार क्या बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो आप लोग उसको टर्न ऑफ कर देते हो नोटिफिकेशन, उस कारण से भी नोटिफिकेशन नहीं आता। जो क्लास जब भी कैंसिल होगी या नहीं होगी तो पहले व्हाट्सएप पे डल जाएगा। व्हाट्सएप पे कुछ नहीं डला मतलब अपने रेगुलर टाइम पे क्लास होना है। ठीक है, ब्रेक है 25 मिनट का, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। नए ओल्ड बैच में नहीं होगा, नेक्स्ट जो अगला जो नेक्स्ट का बैच है उनमें होगा, जो युक्ति प्लस होगा उन्हीं में होगा। संडे को ऑफ रहता है, सैटरडे को नहीं रहता है, संडे को ऑफ रहता है। संडे को ऑफ रहती है क्लासेस।